हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं संग्राम अड्डा। इस पार्ट 3 में हमने जैसे पार्ट 1 में पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और उसके काइंड। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोनाउन और उसके काइंड्स। जैसे थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्जेक्टिव। क्या एग्जेक्टिव होता है, क्या एग्जेक्टिव का कार्य क्या होता है, एग्जेक्टिव करता क्या है। तो सिंपल भाषा में जो नाउन और प्रोनाउन के दिए गए वर्ड्स को एक तरह से अपनी तरफ से क्वालिफाइड करता है। मतलब उस वर्ड में ये ढूंढता है कि इस चीज में क्या क्वालिफाइड करने पे ये चीज एग्जेक्टिव बनेगा। मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही क्वालिफाइड कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है एन एग्जेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। मतलब किसी भी मतलब एक जो एग्जेक्टिव है वो किसी भी चीज को क्वालिफाई करता है। जैसे मैं कहूं राम हैव अ लॉन्ग कार। राम के पास एक लंबी गाड़ी है। जैसे राम हैव अ लॉन्ग कार मतलब राम के पास एक लंबी गाड़ी है। तो इसमें जो क्वालिफाइंग वर्ड है क्या है। अब राम की बात करें तो राम हमारे लिए नाउन हो गया। राम हैव अ लॉन्ग कार, है ना, कार भी हमारे लिए नाउन है। अब इसके अंदर में जो हम एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एग्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग, लंबी। गाड़ी तो है उसके पास लेकिन कैसी है, लंबी गाड़ी है। तो इस चीज के अंदर में जो हमने लॉन्ग वर्ड का उपयोग किया वो क्या है, हमारा एक एग्जेक्टिव है। अब जैसे इसका एक हमने डेफिनेशन बनाया, एन एग्जेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। मतलब एक एग्जेक्टिव वर्ड जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। सेकेंड थिंग में हम क्या करेंगे, सेकेंड थिंग हमने एग्जाम्पल लिया इसका, गुड, बैड, होनेस्ट, पुअर, इटीसी, इट एक्स्ट्रा। अब मैंने बोला था राम हैव अ लॉन्ग कार। मतलब राम के पास एक लंबी गाड़ी है। तो इस चीज में हमारा एग्जेक्टिव क्या है, एक लॉन्ग वर्ड जो है हमारे पास वो हमारा एग्जेक्टिव है। अब इसी प्रकार हमारे पास जो एग्जेक्टिव है उसके 10 काइंड है। काइंड ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के 9 काइंड है। जैसे कि पहला काइंड में जैसे पढ़ा एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, पोसेसिव एग्जेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, प्रॉपर एग्जेक्टिव, इम्प्लाइजिंग एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव में 9 काइंड है। 9 काइंड का मतलब है अगर एग्जेक्टिव एक पिता है तो उसके 9 पुत्र है। उसी प्रकार से 9 पुत्र के अलग अलग काम है। वो है तो एग्जेक्टिव के पार्ट, लेकिन वो काम क्या करेगा, वो काम करेगा वैसा ही, लेकिन अपने अपने को दर्शाएगा कि मैं किस लेवल तक क्या काम कर सकता हूं। जैसे हम बात करते हैं पहले की एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो किसी भी चीज के गुण, दशा या अवस्था को दर्शाता है। चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पुरुष हो, मतलब पर्सन हो, चाहे वो कोई भी सामान हो। अगर मैं बात करूं एक स्टेट की, अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, तो क्या है, दिल्ली क्या है, एक स्टेट है। लेकिन वो हमारे लिए, अगर हम बात जैसे कर रहे हैं उसकी गुण की, अगर मैं उस गुण में कहूं कि दिल्ली इज अ गुड स्टेट, मतलब अच्छाई की बात करा मैंने, तो उस जगह पे हमारे लिए जो क्वालिटी है वो गुण का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से हमने एक एग्जेक्टिव डेफिनेशन लिखा है कि एग्जेक्टिव क्वालिटी से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुण या क्वालिटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, दशा व अवस्था का बोध होता है, उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। कैसे, अगर उसमें हम स्टेट को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे हम स्टेट की बात कर लेते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, बिहार स्टेट में हर साल बाढ़ आता है ना। तो हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ आना वो क्या है, वहां का गुण हो गया, वहां का अवस्था बताएगा, दशा बताएगा। अगर बाढ़ आया तो उस जगह पे बाढ़ आने से क्या दशा खराब हुई, उसकी क्या अवस्था पे है वो अभी, उन चीज को बोध करता है। इसलिए हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसे हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, जिसमें वस्तु की भी बात होती है, किसी पर्सन की भी बात होती है और किसी स्टेट की भी बात होती है। अब एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने, ओल्ड, न्यू, इंटेलिजेंट, सिक, बैड, गुड, एटिक्सा। अब इसी प्रकार से अगर मैं एग्जाम्पल लू ओल्ड का, यहां पे ले लेता हूं,
ओल्ड, राम हैव अ ओल्ड कार। राम के पास गाड़ी तो है, राम के पास एक गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी पुरानी है। जिस गाड़ी के बारे में हम उस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं ना, हम गाड़ी का वितरण कर रहे हैं, गाड़ी क्या है, नया है, पुराना है, क्या है। तो जो हमने ओल्ड वर्ड का प्रयोग किया वो हमारा एग्जेक्टिव है। पहले एग्जेक्टिव के अंदर में ये हमारा क्वालिटी है। ये क्या है? कहा तो है लेकिन नया है, पुराना है, किस तरीके का है, जिसे हम बोध करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जेक्टिव बोलते हैं। एग्जेक्टिव के अंदर में ये जो उसका एक काइंड है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि गुण बता रहा है। ओल्ड क्या है हमारे पास? गुण है। एक गाड़ी की गुण या दशा या अवस्था, कुछ भी कह सकते हो आप। दशा भी कह सकते हो, अवस्था भी कह सकते हो। ओल्ड मतलब पुराना, पुराना उसकी दशा से ही पुराना हो सकता है, अवस्था से भी पुराना है वो। और एक तरीके से उसकी गुण देखा जाए तो गुण में भी कुछ न कुछ इफेक्ट तो पड़ता है नए और पुराने में। उसी प्रकार से अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में जैसे हमने बिहार का एग्जाम्पल लिया, दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, उसी प्रकार से अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे इसका सेकंड काइंड, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कार्य करता है? जैसे कि हमने पढ़ा था एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकंड में हमने एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, पढ़ना है, जिसमें हमने कहा कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु किसी भी जिस एग्जेक्टिव से किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध होता है वह एग्जेक्टिव कहलाता है। अब हम किसी चीज की बात करते हैं, अगर मैं बात कर लूं, मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, मुझे मान लो कि 100 रुपए की जरूरत है, मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ क्या आपके पास 100 रुपए है, वो क्या बोलेगा? अगर उसे पता है, फिक्स पता है कि उसके पास 100 रुपए है, तो बोलेगा यस आई हैव। अगर उसको नहीं पता तो क्या बोलेगा? आई हैव सम मनी। अगर उसके पास लगता है उसे ज्यादा पैसे तो बोलेगा आई हैव लॉट ऑफ मनी। तो इसी प्रकार से सम और अलॉट, मतलब सम और अलॉट का जो हमने बात करा, वो क्या करा? इस चीज में उस चीज का बोध करा कि उसकी मात्रा कितनी है। उसी प्रकार से जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं मिल्क के ऊपर, कि देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार। मतलब जार में दूध तो है लेकिन कितना है? थोड़ा है। अ लिटिल बिट बहुत कम है, मतलब हमने बात करी थोड़ा का, अ लिटिल मतलब उस जग में, जार में दूध तो है लेकिन थोड़ा सा है, मात्रा में कम है। अब इस जगह पे इसने भी मात्रा का बोध तो किया हमें। किस चीज में? हमने क्या बात करा था कि हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे। एग्जेक्टिव में किसी भी वस्तु की मात्रा के बारे में बात करेंगे, ये हमने कहा था। उसी प्रकार से हमने ये बात करा अ लिटिल मिल्क, मतलब उसमें दूध है लेकिन कम मात्रा में। जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था मनी का। अगर मैं कहता हूं आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो अ लॉट ऑफ, जिसकी गिना नहीं है उस बंदे ने, चाहे उसके पास 200 रुपए क्यों ना हो। मान लो मेरे पास 200 रुपए क्यों नहीं है, मैंने उसको गिना नहीं, और किसी ने मेरे से 10 रुपए मांगा, तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा? आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि 10 रुपए से कहीं ज्यादा है, तो इसके लिए मैं लॉट ऑफ का यूज करेंगे। उसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड हो गया कंप्लीट, थर्ड करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिस एग्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा था? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ना है हमने। तो हमने फर्स्ट में गुण पढ़ लिया, मात्रा पढ़ लिया, अब संख्या पढ़ेंगे कि उसकी संख्या कितनी है। मतलब एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिस एग्जेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या कर्म का बोध हो, उसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं।
एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। मान लिया, अब मैं बात करूं, मैं अगर किसी से पूछता हूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है ना, तो आजकल बच्चे क्या कहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूं, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूं, थर्ड क्लास में पढ़ता हूं, है ना, इस तरीके से। अब इसी के अंदर में हम एक सिंपल में जो याद करते हैं, लर्निंग में याद जो करते हैं, हमसे कैसे याद करते हैं, 1 2 3 4, है ना। अब उसी तरीके में आ जाओ तो आप बात कर लेते हैं। इसमें हमने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था मात्रा के अनुसार, अ लॉट ऑफ सम और फ्यू। अ लॉट ऑफ सम और फ्यू इसमें भी आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि हमने मात्रा का बोध कर रहे हैं इसमें, संख्या और कर्म का, मतलब किस चीज की संख्या कितनी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो वो क्या है हमारे लिए, फ्यू और लॉट में ही तो हम गिनेंगे ना उसको, ज्यादा और कम में। अगर मान के चलो मेरे पास एक दूध का केन है, 20 लीटर का दूध का केन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क। अगर मेरे पास दूध नहीं है, कम है दूध, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव फ्यू मिल्क, है ना। इसी प्रकार से ये जिस एग्जेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या कर्म का बोध हो, उसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया नो, नहीं का, ऑल सब, एनी कोई, वन एक, और फर्स्ट का भी एक होता है, पहला, वन का एक और फर्स्ट का पहला, इट एक्स्ट्रा। तो इसी प्रकार से एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के भी 4 काइंड होते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के 4 काइंड होते हैं। हमने जैसे ही बात किया था कि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के भी 4 काइंड होते हैं, है ना। एग्जेक्टिव नंबर में हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर भी 4 काइंड है। 4 काइंड है, वो चारों का अलग अलग काम है। जैसे एग्जेक्टिव के 9 काइंड है, लेकिन 9 काइंड के अलग अलग काम है। इसी प्रकार से एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के भी 4 काइंड है और उनके भी अलग अलग काम है। जैसे क्या काम है, अब मैं पहले कहता हूं डिफिनाइट। डिफिनाइट क्या है, निश्चित, मतलब जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, उसे डिफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? अब मैंने कहा निश्चित, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि 1 2 3 4 जो हम याद करते हैं निश्चित वाक्य में, अगर मुझसे पूछा था कि आपके पास कितने मार्कर है, तो मेरे हाथ में भी एक मार्कर है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, आई हैव 1 मार्कर या आई हैव अ मार्कर, है ना। तो एक की बात हो जाएगी हमारे पास। उसी प्रकार से सेकंड में क्या है, इनडिफिनाइट, अनिश्चित। अनिश्चित, जैसे मैंने क्या कहा था, अगर हम किसी मटेरियल की बात करते हैं कि हमारे पास मान लो कि चलो कि 20 लीटर दूध का केन है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क, आई हैव अ फ्यू मिल्क। अगर मेरे पास ज्यादा दूध है तो मैं बोलूंगा आई हैव लॉट ऑफ मिल्क, कम है तो मैं बोलूंगा आई हैव फ्यू मिल्क। उसी प्रकार से थर्ड में कार्डिनल। कार्डिनल होता है संख्या सूचक। संख्या सूचक जैसे मैंने बताया था कि संख्या सूचक जो हम याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी प्रकार से हमें क्या फिक्स रहता है कि हाँ भाई उसमें एक ही है, 2 ही है, 3 ही है, 4 ही है। संख्या सूचक एक संख्या को पहचानने की कर्म, उसी जैसे है ना। तो मैंने इसमें भी यही एग्जांपल लूंगा, मान के चलो मेरे पास एक मार्कर है, मुझसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी मार्कर हैव यू जस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास एक मार्कर है। अब इसी प्रकार से दूसरा है इसके अंदर ऑर्डिनल कर्म सूचक। ऑर्डिनल कर्म सूचक, कर्म सूचक का ये हो सकता है कि आप एक क्लास बेस पे आ जाओ, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसी प्रकार से आप स्टैंडर्ड बेस पे आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो उसमें फिक्स तो है कि हाँ, फिक्स है कि हाँ वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो कर्म सूचक के अनुसार है, अपने कर्म सूचक के अनुसार। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, नहीं तो फर्स्ट फ्लोर जाने कोई काम ही नहीं मेरा, है ना, नहीं तो अपने घर में बैठे रहो। सेकंड, अगर मेरे पास मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ या सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, आई रीड इन सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास, वट एवर। तो वो क्या है, मेरे कर्म है ना, काम के अनुसार ही मैं बता रहा हूं उसको कि हाँ मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। इस प्रकार से हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव।
डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होता क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव एक तरह से हम कहते हैं संकेत करना। जैसे वैसे एग्जेक्टिव जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। अब भाई सूचित करना है, क्या सूचित करना है, कैसे सूचित करना है? मान के चलो कि एक इलेक्ट्रीशियन आता है, मान के चलो आपका पंखा खराब है, ठीक है, आपके घर एक इलेक्ट्रीशियन आता है, तो आप क्या बोलोगे उसको? आप क्या बोलोगे? अगर मान लो जिस रूम में आप बैठे हो, जहां बैठे हो, और इलेक्ट्रीशियन आपसे पूछता है कि आपका क्या खराब है, तो आप बोलोगे, अगर आपके रूम में वो चीज खराब है तो आप बोलोगे दिस फैन, मतलब दिस फैन, ये पंखा खराब है ना। अगर उसी जगह पे आप वहां बैठे ना हो, मान के चलो फर्स्ट फ्लोर पे पंखा खराब है और आप सेकंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर में बैठे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट ऑन फर्स्ट फ्लोर देयर इज सेकंड रूम, on that room there is a fan, that fan is bad। मतलब जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर में रूम है, उस रूम में जो फर्स्ट रूम है, उस रूम के अंदर में जो पंखा है वो पंखा खराब है ना। या फिर आपको जो सामने पंखा दिख रहा हो और वो आपसे काफी दूरी पे, तो आप क्या बोलोगे? दैट फैन, वो पंखा खराब है, उस पंखा को रिपेयर करना है। तो दिस और दैट का प्रयोग हम किसी भी वस्तु के लिए कर लेते हैं या पर्सन के लिए कर लेते हैं। अब पर्सन के लिए क्या करेंगे? दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। मान के चलो मेरे 4 फ्रेंड है, वो मेरे पास आए, मुझसे बात कर रहे थे। मेरी मोम अगर उस टाइम पूछ लेते हैं कि कौन बंदे, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? दिस गाइज आर माई फ्रेंड, है ना। और उसी वक्त मान के चलो कि सेकंड केस में क्या होता है? फर्स्ट केस में तो मैंने कहा कि दिस गाइज आर माई फ्रेंड। अगर उसी काल में मेरी मम्मी ने मुझसे नहीं पूछा, जब वो फ्रेंड चले गए, तो मेरे मम्मी ने मुझसे ये पूछा कि वो जो बंदे खड़े थे जो तुमसे बात कर रहे थे वो कौन थे, तो मैं क्या बोलूंगा? दोज गाइज आर माई फ्रेंड, वो लोग मेरे दोस्त हैं। मतलब जो पास में थे तो मैंने दिस का प्रयोग किया, क्यों मेरे पास है दिस गाइज। अगर वो मेरे से दूर चले गए तो मैं उनको क्या बोलूंगा? दोज गाइज, है। तो दिस दैट दोज दोज, दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हम किसी भी चीज को संकेत कर सके वो हमें पास में है या दूर में है या किस अवस्था में है। जैसे एग्जांपल में भी लिया हमने दिस दैट दिस और दोज, क्योंकि हमने इसमें बात किया था किसी भी वैसे एग्जेक्टिव जिनका प्रयोग किसी भी व्यक्ति को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के लिए दिस दैट दोज और दिस का प्रयोग कर सकते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो गया हमारा। सेकंड, फिफ्थ हम पढ़ेंगे पोसेसिव एग्जेक्टिव। पोसेसिव एग्जेक्टिव, हमने पोसेसिव एग्जेक्टिव तो पढ़ेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, जिसे मैंने एक टेबल बता रखा है, आप सेकंड पार्ट में जाके उसको देख सकते हो और उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उस चीज में ये चीज कन्फॉर्मिलिटी मैंने दे रखा है। अब मैंने क्या कहा? पोसेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है? ऐसे एग्जेक्टिव जो अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव करते हैं उसे पोसेसिव एग्जेक्टिव कहते हैं। पोसेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है भैया? जो किसी भी सामान के प्रति अपना स्वामित्व, अपना मालिकपन दिखाए, तो वो एक पोसेसिव एग्जेक्टिव है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि ये पेन मेरा है, ये मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, मतलब इसका मालिक मैं हूं फिलहाल, क्योंकि ये मेरे पास है और मेरा है। तो उस जगह पे हम बात करते हैं ओनरशिप की। क्यों? ओनरशिप शो कर रहे हैं ना उस चीज को। अगर मान के चलो एक क्लास में हम 5 बच्चे पढ़ रहे होते हैं या 10 बच्चे जो भी हैं, और उस क्लास में किसी को एक नया पेन मिल जाता है। मान के चलो फर्स्ट रोल नंबर 1 का पेन गिर गया और रोल नंबर 9 को मिल गया। रोल नंबर 9 उठा के पूछेगा ना कि भैया ये पेन किसका है, तो रोल नंबर 1 बोलेगा ये पेन मेरा है। मतलब उसका पूछने का मतलब ये था कि ये इस पेन का मालिक कौन है, उस वक्त इस पेन का मालिक कौन है। तो रोल नंबर 1 जिसका पेन गिरा था वो क्या बोलेगा? फिलहाल इस पेन का मालिक मैं हूं या उस पेन से मेरा संबंध है ना। तो हम उस जगह पे क्या वर्ड का प्रयोग करेंगे? पोसेसिव एग्जेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे माई, आवर, योर, हर, हिज, इट एक्सेट्रा। हमने एक एग्जांपल भी लिया है, हिज मदर इज हेल्थी, उसकी मम्मी स्वस्थ है, उसकी माता स्वस्थ है।
है ना। तो हम क्या बात करते हैं, हिज, यहाँ पे हम हर भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम माई भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम हिज मदर इज हेल्थी, उसकी मम्मी स्वस्थ है, ठीक है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे अगला डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होता क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का काम क्या होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव ईच एवरी एदर नेदर शब्द के बाद कोई नाउन का प्रयुक्त होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भैया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होता है उस पे हम कंफर्म करते हैं कि ईच सब, एवरी का भी सब होता है, एदर, एदर कोई एक, नेदर कोई भी नहीं, शब्द का प्रयोग के बाद कोई नाउन का प्रयुक्त होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव है। जैसे मैं बात करूं, एवरी मैन आर होनेस्ट, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक पुरुष जो है क्या है, ईमानदार है ना। अब मैं उसके बाद नाउन का प्रयोग तो कर लिया मैंने, मैन का पर प्रयोग किया, मैन हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना, नाउन है हमारा, कॉमन नाउन है। तो एवरी मैन आर होनेस्ट, हर एक इंसान, हर एक जो पुरुष है वो क्या है, होनेस्ट है, ईमानदार है। तो उसमें हमने तुरंत इसके बाद हमने जो नाउन का प्रयोग करा तो हमारा क्या बनाता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव बनाता है। अब उसी प्रकार से कहते हैं, नेदर का प्रयोग कर लेते हैं, नेदर रोड was क्लियर। अब नेदर रोड was क्लियर, मैंने पढ़ तो लिख दिया कि कोई सा भी रोड क्लियर नहीं था, साफ नहीं था मान लो, या फिर ट्रैफिक क्लियर नहीं था, ठीक है। तो उस वर्ड पे जो हमने नेदर का प्रयोग किया, क्यों किया कि हम 3 रास्ते से गए मान लो, और तीनों रास्ते या फिर गंदे हो या फिर ट्रैफिक फुल हो, तो नेदर कोई सा भी रोड साफ नहीं था, कोई सा भी रोड ट्रैफिक फ्री नहीं था, सभी रोड पर ट्रैफिक था या फिर गंदगी था, तो उसे हम नेदर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से थर्ड हमारा, सेवंथ है हमारा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव होता क्या है, देखो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा एक प्रश्न पूछने के लिए काम करता है। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव भी सेम वही कार्य करता है लेकिन कुछ डिफरेंस है ना। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कोई प्रश्न पूछता है लेकिन एक नाउन के साथ पूछता है, किसी के संबंध से ही पूछता है ना। जैसे हमने कहा जिस एग्जेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहलाता है। जिस एग्जेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। अब भाई इंट्रोगेटिव में तो हमने पता है कि WHO वर्ड ही आता है, WH फैमिली वर्ड ही आता है। अब WH फैमिली वर्ड तो आता है लेकिन उसके अंतराल में जो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है उसमें हम प्रश्न पूछते हैं एक नाउन के माध्यम से। अब जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि हुज पेन इज दिस। अब जो पेन वर्ड का प्रयोग किया हमने, ये हमारे पास नाउन है जो कॉमन नाउन है ना। अब हुज पेन इज दिस ये हमारा WH फैमिली वर्ड भी हो गया और एक WH फैमिली वर्ड भी हो गया और इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने WH एग्जेक्टिव वर्ड के साथ सीधे हमने नाउन का प्रयोग करा।
और प्रश्न में क्या लिखा है, जिस एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग किया जाए, तो हमने यहाँ साथ में नाउन का प्रयोग करा, तो हमारा क्या है, WH फैमिली वर्ड है, लेकिन नाउन के साथ में है, इसलिए वो WH फैमिली वर्ड एग्जेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव ऑफ एग्जेक्टिव कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ प्रोनाउन होता ना सीधे, तो मुझे इस पे कोई ध्यान ही नहीं देना था, सीधे क्वेश्चन पूछना था, हुज पेन इज दिस, उसमें भी नाउन है, लेकिन हम नाउन पे गौर नहीं करा, हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें एक क्वेश्चन पूछने से मतलब है ना। उसी प्रकार से हम 8 पढ़ेंगे प्रॉपर। हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर एग्जेक्टिव पढ़ना है। प्रॉपर नाउन से बने एग्जेक्टिव को प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। अब भाई प्रॉपर नाउन से बने एग्जेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बने एग्जेक्टिव को प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब भाई प्रॉपर नाउन हमने क्यों वर्ड प्रयोग किया, प्रॉपर नाउन क्यों प्रयोग किया? प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन एक निश्चित एक ही व्यक्ति या एक ही स्टेट, एक ही कंट्री के बारे में बात करता है, इसलिए हम प्रॉपर वर्ड का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन से बने वर्ड, है ना। जैसे मैंने कहा इंडियन, रूसियन, अमेरिकन, इटीसी, है ना। अब इंडियन भी है, रूसियन भी है, अमेरिकन में, किसी भी कंट्री का नाम ले लो, स्टेट का नाम ले लो, है। तो उस चीज में अगर हम उस चीज में क्या है, कंट्री हमारे लिए क्या प्रॉपर है। कंट्री का नाम जो होता है कभी भी कॉमन नहीं होता है। बेशक एक स्टेट के अंदर जो गांव के नाम होते हैं वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें ना तो कभी कॉमन हो ही नहीं सकते। किसी भी कंट्री का नाम हमारे लिए कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए हम कंट्री का नाम एक प्रॉपर, अगर हमें कहीं भी प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हो तो आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी कंट्री का नाम गलत हो ही नहीं सकता। किसी भी कंट्री को आप कॉमन कर ही नहीं सकते। क्यों? वो हमेशा प्रॉपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक ही होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसी प्रकार से हमारा एक लास्ट होता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता क्या है, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देते हैं उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल में लिया वेरी, सम, ऑन, इट इज। अब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो किसी भी वर्ड से पहले आकर, नाउन के वर्ड से पहले आकर नाउन पे बल देता हो, नाउन पे ही बल दे रहा है, नाउन वर्ड से पहले आकर नाउन पे ही बल दे रहा है किसी काम को करने के लिए या किसी चीज को बताने के लिए, वो हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। कैसे होगा? जैसे हमने कहा दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। अब वेरी का मतलब यहां पे क्या है, वही, मतलब वही किताब है, ये वही किताब है जिसकी आवश्यकता मुझे थी, क्या जिसकी आवश्यकता मुझे है। दिस इज द वेरी बुक विच आई नीड, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी या जिसकी मुझे आवश्यकता है। तो उसने क्या किया, वेरी ने क्या किया, एक नाउन से पहले आकर नाउन के ऊपर बल लगाया कि भाई तू बता कि तुझे किस चीज की आवश्यकता थी। वेरी का मतलब आवश्यकता थी उसको, उसी बुक की, वही किताब की आवश्यकता थी, है ना। इसलिए हम इसका वर्ड का प्रयोग करते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसमें वेरी का, सम का, ऑन का प्रयोग होता है, लेकिन नाउन से पहले होता है, नाउन के ऊपर बल देने के लिए। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही, एडजेक्टिव और इट्स काइंड इसमें इतना ही। अगर आपको पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे या आप सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।